आज एक बार फिर आपके अपने चैनल बेस्ट एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स बाय एसी सर के इस भव्य प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम पुनः एक बार हाई स्कूल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके इस प्लेटफॉर्म पे हाजिर हैं और आपके इस चैनल के माध्यम से हम महत्वपूर्ण सवालों का समाधान करने वाले हैं और बड़ी बारीकी से समाधान किए हुए इन प्रश्नों का समाधान देखें और गुडविल में वीडियो स्किप न करते हुए अच्छी तैयारी करें, क्योंकि आज की ही तैयारी कल का बेहतर परिणाम है। सो देर न करते हुए हम अपने सवाल को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं और बड़ी बारीकी से उसके डीप में जा करके उनके सलूशन को हम आपको प्रस्तुतिकरण के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। सवाल है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ध्यान रखिएगा, 7 गुनी है। दो वर्ष पहले पिता की उम्र, बाद में नहीं, पहले 2 वर्ष पहले पिता की उम्र ओके। पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। पुत्र जो है उसके उम्र की 13 गुनी थी, अर्थात पिताजी पुत्र से उम्र में 13 गुने थे। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? ये हमारा टास्क है। ध्यान दीजिए, जो सवाल सामने है बड़ी आसानी पूर्वक इन्हें हल किया जाएगा। टास्क को एक बार फिर से सुन लें। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है और 2 वर्ष पहले पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र की 13 गुनी है, नहीं 13 गुनी थी कहा जाएगा। अगर जो हम वाक्यों पर ध्यान दें तो 13 गुनी थी मीन्स पास्ट हो गया। अगर बाद कहता तो भविष्य होता, और अगर जो पहले कह दिया तो वो पास्ट में चला गया, अर्थात भूतकाल में हो गया। तो यहां इस सवाल के समाधान के लिए अपनी शुरुआत हम कुछ इस प्रकार से करते हैं कि माना पिता वर्तमान में X वर्ष है और वहीं पुत्र वर्तमान में Y वर्ष है। वैसे हम इसको एक चर से भी लगा सकते हैं, केवल X मानकर, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है हाई स्कूल के अंतर्गत
वहां दो चरों के माध्यम से हमें लगाने की आवश्यकता है। अतः हम दो चरों का सहायता लेके समझा रहे हैं। तो कंडीशन हमारा पहला क्या है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। यानी जो पिताजी हैं अर्थात जो यक्ष है वह पुत्र के गुणे में 7, अर्थात हम यक्ष बराबर 7y या x माइनस 7y के बराबर में 0 अलाट कर लें एक नंबर के समीकरण पे। और यही कंडीशन सेकंड को देख लें आगे पढ़कर 2 वर्ष पूर्व पहले। तो पहले को हम घटाते हैं और बाद में हम जोड़ते हैं। यानी बाद अगर शब्द सा आ गया तो हम जोड़ने का काम करेंगे उन वर्षों को, और पहले यदि आ गया तो घटाने का काम करेंगे। तो हम बिल्कुल सरल तरीके से कहते हैं पिता जो है 2 वर्ष पहले x माइनस 2 वर्ष के रहे होंगे, और जबकि पुत्र भी y माइनस 2 वर्ष का रहा होगा। तो ध्यान देने की बात अब यह है कि पिता की जो उम्र अर्थात x माइनस 2 है वास्तव में वह y माइनस 2 का 13 गुना, सामने देखिए 13 गुना रखा गया था। इसलिए हम कंडीशन के मुताबिक मल्टीप्लाई 13। तो ऐसे में गुडविल x माइनस 2 इक्वल 13y माइनस 26 एंड x माइनस 13y is equal to 26 with negative positive 2 and x minus 13y is equal to negative 24 and LR of equation second। ओके, अब यहां इस समीकरणों में देखेंगे कि x के पद हमारे बराबर है, अतः विलोपन करने में कोई भी असुविधा नहीं है। तो आइए चिन्ह समान और संख्या समान पर हम घटाने का कार्य किया करते हैं। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू 0 जो एक नंबर का समीकरण था, यहां हम घटाने का योजना बना चुके हैं। तो निगेटिव एंड पॉजिटिव एंड निगेटिव चिन्ह चेंज होते हैं घटाने पर, जबकि जोड़ने पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो घटाए हैं तो प्रभाव पड़ेगा। माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड कैंसिल ऑफ y इज इक्वल टू 24/6 एंड y इज 4 ईयर, 4 वर्ष, अर्थात जो पुत्र वर्तमान में है वो 4 वर्ष का है। और यही y की वैल्यू एक नंबर में यदि हम फिलअप कर देते हैं x माइनस 7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 0, देन x माइनस 28 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 28 ईयर, अर्थात जो पिता की एक्चुअल वर्तमान उम्र है वो 28 वर्ष है। तो एक बार हम देख लेते हैं पिता की उम्र वर्तमान में 7 गुनी है। तो अगर बच्चा 4 साल का है, पिता 28 साल का है, तो 7 गुनी जरूर है, क्योंकि 4 सत्ते 28। 2 वर्ष पहले बच्चा 2 वर्ष पहले 4 के बजाय 2 वर्ष का रहा होगा। 2 वर्ष पहले यही बच्चा जो 4 वर्ष में है वो 2 वर्ष का रहा होगा। और इनके जो पिता हैं वो 28 वर्ष तो वर्तमान में है ना, 2 वर्ष पहले ये 26 वर्ष के रहे होंगे, और 2 वर्ष जो है 26 वर्ष का अगर तुलना किया जाए तो 13 गुनी थी।
तो इस प्रकार से हमारे सवाल के शर्तों को हमारा जवाब या हमारा आंसर शर्तों का अनुपालन कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि उत्तर की हमारी जांच भी हो जाती है अगर इस प्रकार के सवाल हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो अच्छा रहा सवाल जो समाधान किए जा रहे हैं, यदि समझ में आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो को जारी रखें और आगे और भी सवालों को हम समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस क्रम में अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी परीक्षा क्यों न हो, कोई भी कंपटीशन क्यों न हो, हम अच्छे मार्क और अच्छी सफलता ले सकते हैं, बशर्ते उस पक्ष में तैयारी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक नाव है जो वो एक पुल के ओर आ रही है। मैं फिगर दे देता हूं और उसी से समझा भी देता हूं। क्रमबद्ध तरीके से कहते हैं, सपोज दैट ये हमारा पुल रहा हो और नाव हमारी यहां है और वो पुल की ओर बढ़ रही है और उस क्षण पुल से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन नाव उसी चाल से चलती हुई 4 मिनट के पश्चात 4 मिनट के पश्चात उन्नयन कोण 60 अंश कर देता है। जो 30 था अब वही नाव 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे हो चुका। तो नाव को पुल तक कितना समय लगेगा, ऐसा टास्क है। नॉमिनेशन कर दें ABC एंड D। तो गौर कीजिए, नीचे हमारे जो आधार में वैल्यू लिखी गई है वास्तव में वो समय है और समय को हम दूरी से नहीं नाप सकते। तो ऐसे समस्या को सुलझाने के लिए नाव की चाल को हम V मान लेते हैं। माना नाव की चाल V है, अब मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा है, बट V है क्योंकि वहां हमें V मीटर प्रति मिनट भी कह सकते हैं, V मीटर प्रति मिनट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां दूरी नहीं दी गई है। तो जो हमारा 4 मिनट शो कर रहा है उसे दूरी के एक्शन में 4V कहेंगे और जो हमारा समय और लगने वाला है उस दूरी को VT कहेंगे। V इंटू टी और 4 इंटू V, क्योंकि दूरी जो होता है एक्चुअली चाल गुणे समय से संबंध रखता है। तो चाल गुणे समय के ही अकॉर्डिंग हम इस बात को कहने का हक रख रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो ट्रायंगल ऑफ DBC, ट्रायंगल ऑफ DBC में आप अगर हाइट को H शो करा दें कि हमारी वास्तविक हाइट H मीटर है, तो DBC में tan थीटा
इज इक्वल टू VC अपान DB कह सकते हैं, BC अपान DB कह सकते हैं, जो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H अपान DB इज VT, DB इज VT and √3 is equal to H upon VT. So cross multiply H is √3 VT. Laplace equation first. Okay. And next time triangle of ABC in tan 30 direct is equal to H upon total of total base. So BC upon AB, but BC is H and AB is AD plus DB, AD plus DB, and 1 by √3 is equal to H upon AD is 4V and DB is VT. So √3H is 4V plus VT. But equation first, H is √3V. So √3 into √3V is equal to 4V plus VT. √3 into √3, fresh 3, fresh 3V is equal to, yes, VT, sorry, H is VT, √3 fresh 3VT is equal to 4V plus VT and VT is equal to, लाइन टू लाइन देख सकते हैं, VT is equal to ट्रांसफर टू 4VT 3VT minus VT, 3VT minus VT is equal to 4V and 2VT is equal to 4V and V cancel, 2T is 4, then T is 4 by 2, finally T is 2 minute. अर्थात नाव को पुल के नीचे तक पहुंचने में 2 मिनट का समय और लगना निश्चित है। तो बड़े आसानी से हम इस सवाल का समाधान कर दिखाए और इसे अध्ययन कीजिए, तो कभी भी अगर सवाल हमारे परीक्षाओं में मिल जाता है तो बड़ी आसानी से ही सवाल का समाधान किया जा सकता है। तो ध्यान देने की बात है, सवालों को सॉल्व करना कोई कठिन चीज नहीं होता है, बशर्ते आधारित होता है कि आप कितनी लगन से और कितनी समझदारी से अपने कार्य का समाधान के लिए अंजाम दे रहे हैं। ये सुनिश्चित करता है अपनी लगन और अपनी मेहनत कि किसी कामयाबी को पाने के लिए, अच्छी सफलता, अच्छे परिणाम लाने के लिए मेहनत कहें या पर्यायवाची में परिश्रम कहें, जीवन में आवश्यक तो है ही। तो हम इसी क्रम में एक ऊंचाई और दूरी से ही एक अच्छे सवाल का समाधान करने वाले हैं।
तो उनके भी फिगर को क्वेश्चन से ट्रेस कर लेते हैं। भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से, भूमि पर कोई एक बिंदु है जिसे यक्स कहा गया है, ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू। अब ऊर्ध्वाधर टावर हम पी क्यू का नाम दे दें, ऊर्ध्वाधर टावर है जिसे हम पी क्यू का नाम दे रहे हैं। और शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 अंश है। कहां से? यही यक्स से, यक्स से जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब कहते हैं बिंदु यक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित, बिंदु यक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित कोई बिंदु वाई है, और जो कि वाई से क्यू का उन्नयन कोण, वाई से क्यू का उन्नयन कोण, डॉट लाइन से हम अपने बेस को क्लियर कर देते हैं, डॉट लाइन से हम अपने बेस को क्लियर कर देते हैं, और बताया गया कि 45 डिग्री है। तो टावर PQ की ऊंचाई बताओ, यानी ये जो PQ है ये कितने मीटर ऊंचा है? बिल्कुल, कितने मीटर ऊंचा है? तो h मीटर ऊंचा है। और PX की दूरी क्या है? तो स्मॉल x मीटर मान लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो फिगर हमारे क्वेश्चन के मुताबिक ट्रेस हो चुका है, और इस सवाल के समाधान के लिए कोई भी कठिनाई नहीं है, बड़ी सरलता पूर्वक हम समाधान दिखाते हैं। टावर की ऊंचाई PQ की वैल्यू हमें टास्क दिया गया है, PQ इज क्वेश्चन मार्क मीटरों में, ये हमारा टास्क है। आइए ट्रायंगल ऑफ XPQ, ट्रायंगल ऑफ XPQ में हम बात करें। tan 60 डिग्री इज PQ by XP, √3 is equal to PQ is H and XP is X by 1 cross multiply √3x is H and X is H upon √3 मीटर इक्वेशन फर्स्ट अलॉट। ये जो x की वैल्यू आई है ये अभी आगे चलकर काम आने वाली है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्क को, यहां कोई अपनी ओर से वैल्यू मान ही लीजिए z है। तो यहां पर जो QZ होगा, ध्यान दीजिए, जो QZ होगा वो पूरी हाइट h से 40 मीटर लेफ्ट से दिखती नजर आ रही है। सो h माइनस 40 मीटर इज QZ। सो YQZ, ट्रायंगल ऑफ YQZ इन, ओके। बात क्या करेंगे हम? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू QZ अपॉन YZ। ध्यान दीजिएगा, जो YZ की दूरी है एक्चुअली वही हमारे XP की दूरी है। XP इज X देन YZ इज X, डेट्स श्योर, क्योंकि दोनों का आधार परपेंडिकुलर में समान है।
तो tan 45 इज 1 एंड QZ सामने लिखे हैं हम यहां ऊपर, जो H माइनस 40 यूज होगा अपान YZ का तात्पर्य हमारे X से है, अर्थात हम यहां कह सकते हैं कि H माइनस 40 इज इक्वल टू X और H माइनस 40 इज इक्वल टू X सीटेड H बाई रूट 3। कहां से? कमेंट कर दीजिए, समीकरण 1 से। अब यहां हम रूट 3 का गुणा करा सकते हैं। रूट 3 गुणा करने पर पूरे व्यंजक में, आधे अधूरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आधे अधूरे में नहीं, पूरे व्यंजक में। तो स्थिति क्या होने वाली है? रूट 3H हो जाएगा, 40 रूट 3 हो जाएंगे और रूट 3 कैंसिल होता हुआ H हो जाएगा। ओके, सो H ट्रांसफर लेफ्ट साइड, रूट 3H माइनस सेल्फ H इज इक्वल टू ट्रांसफर टू 40 रूट 3 and H common root 3 minus 1 is equal to 40 root 3. So H is 40 root 3 upon root 3 minus 1. यहां पहुंचने के बाद परमेयीकरण करा लीजिए। परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण हम यहां करने वाले हैं। तो 40 रूट 3 अपोजिट वैल्यू रूट 3 प्लस 1 in multiply nominator and denominator, that's your simple root 3 plus 1 upside root 3 inside 40 in bracket 3 plus root 3 fresh 3 plus root 3 upon a plus b and a minus b convert to a square minus b square 3 minus 1. So 40 in bracket 3 plus root 3 and upon by 2 cancel out 10 time and finally your H is 20 times, sorry, 20 times 2 cancel out 40, not 20, 40. So 20 in bracket 3 plus root 3 plus root 3 meter, this is H, जो कि H हमारा टावर की ऊंचाई PQ है, अर्थात जो PQ का हमें टास्क दिया गया था वो 20 इन ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3 का होना निश्चित है। और हम इस प्रकार से अपने इस सवाल का भी समाधान बहुत ही सरलता पूर्वक से समझा दिए। तो कहीं किसी भी लाइन में आपत्ति के चांस तो नहीं दिखाई देते हैं, फिर भी यदि कहीं कोई आपत्ति हो तो कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट का समाधान आगे के वीडियो में जिस प्रकार से कमेंट होगा उस दृष्टिकोण से पूरी तैयारी होने के लिए अग्रसर रहेंगे। तो इसी क्रम में आगे के जो सवाल है जिन्हें हम आज के इस वीडियो क्लिप के लिए चुने हैं, और चुनने का एक ही मूल मकसद है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी हमारे पीछे के वर्षों में पूछे गए हैं उन सवालों का जो संग्रह है उसी संग्रह का ही हम समाधान कर रहे हैं और इस समाधान की तैयारी से
निश्चित है आने वाले परीक्षा में अच्छे और सुखद परिणाम देने की क्षमता बनवा देंगे यदि तैयारी में कहीं भी कोई लापरवाही नहीं करते हैं तो लापरवाही करनी भी नहीं चाहिए। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, अच्छा, एक गोला है जिसके व्यास को अर्थात डायामीटर को 12 सेंटीमीटर शो कराया गया, डायामीटर को, व्यास को। फिर लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है, यानी कि लंबवृत्तीय बेलनाकार एक बर्तन है जिसमें थोड़ा पानी भरा है और इसमें इसको ड्रॉ कर रहे हैं। साइज इससे इसकी कम ही होगी, इस बात को ध्यान देंगे, साइज को लेकर कम होगी जिससे कि इसमें जा सके। तो गोला जब इसमें पहुंचा तो पानी के सतह को, जो पानी का सतह मेरा यहां था, अब वो पानी का सतह यहां पहुंच गया, यानी कि ये सतह ओल्ड है और ये सतह न्यू है, इस बात को ध्यान देंगे। और इस दोनों सतह के बीच में 3 सही 5/9 सेंटीमीटर पानी चढ़ जाता है। तो हम यहां आर्किमिडीज के सिद्धांत का थोड़ा सा याद रखेंगे, अनुपालन करेंगे कि जब किसी विषय वस्तु को द्रव से भरे हुए पात्र में डुबाते हैं तो वह अपने आयतन के बराबर पानी को बाहर फेंक देता है, अगर पूरा पूरा भरा है तो। और यदि पूरा नहीं भरा है तो अपने आयतन की ऊंचाई के लेवल में पानी को बढ़ा देगा और वो अपने आयतन के बराबर में उस पानी को ऊंचाई का रोल देगा, जिस प्रकार का वो बर्तन होगा। तो फिर इसमें हमें दिखाना है कि बेलनाकार बर्तन का व्यास क्या होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये निकल रहा है कि जिस बर्तन में इसको डुबाया जा रहा है, इस बर्तन का डायामीटर क्या है, DCM। तो डायामीटर ऑफ स्फीयर एंड डायामीटर ऑफ सिलेंडर, ये दोनों में फर्क जानेंगे। तो इस सवाल के लिए उठे हुए पानी का आयतन, पानी कहां था, बेलनाकार बर्तन में, तो उठे हुए पानी का आयतन स्पष्ट कर लेंगे। उठे हुए पानी का आयतन बराबर डुबाए गए गोले का आयतन। स्पष्ट यही समझिए, आयतन के दृष्टिकोण में यही रूल भी है, गोले का आयतन। और इसी शर्त को अगर आप अनुपालन करा देते हो तो फिर इस सवाल का समाधान हो जाता है निश्चित रूप से, इजिली। आइए देखते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो उठे हुए पानी का आयतन, चूंकि बेलनाकार बर्तन का मामला है, तो हम पाई आर
सिलेंडर को ले रहे हैं, H इज इक्वल टू 4/3 पाई R, स्पेयर को ले रहे हैं क्यूब। ये दोनों फार्मूले होते हैं। जबकि रेडियस ऑफ स्पेयर 6 cm होगा और वहीं रेडियस ऑफ सिलेंडर को हमें एक्चुअली मानना ही पड़ेगा। R cm ले लेते हैं, R सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ऐसे परिस्थिति पर हम देखने को पाएंगे पाई पाई कैंसिल, और सिलेंडर को R माने हैं तो R², H मालूम है, इसी को यूज करना है। जो पानी का लेवल ऊपर हो जाता है वही एक्चुअली H के रूप में उपयोग होने वाला है। तो हम 3 सही 5/9 का उपयोग कर लें और 4/3 में स्पेयर ऑफ रेडियस 6 × 6 करा सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ R² × 9 × 27 में 5 जुटने वाला है, 9 × 27 में 5 जुटने वाला है, 9 × 27 5 32 होता है। 32 के अपान में 9 होगा इज इक्वल टू 4 अपान, कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं या नहीं काटते हैं तो न काटिए आगे, और ये अपने आप में 216 दिखाई देगा। या गुणे के क्रम में वैसे रखे रहते हैं, फिलहाल कैंसिल करने जा रहे हैं। 3 टाइम 8 टाइम एंड R² इज 3 × 216/8। एक्चुअली इसे हम काटने का प्रयास करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, 5 बचकर के 56 बनाएगा तो 8 7 56 हो जाएगा, और 27 का गुणा 3 में कराते हैं तो 81 भी हो जाएगा, जो R² की वैल्यू है। तो R की वैल्यू एक्चुअली 9 cm हो जाएगा। और जबकि हमारा टास्क क्या था, टास्क ये था कि जो बर्तन में पानी भरा हुआ है एक्चुअली उसका डायामीटर क्या होगा। तो डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2R और R इज इक्वल टू 9 और फाइनली 18 cm, अर्थात जिस भी पात्र में उस गोला को डुबाया गया था एक्चुअली उस पात्र का जो डायामीटर है वो 18 सेंटीमीटर का है। तो बड़ी सरलता पूर्वक हम इस सवाल का भी समाधान अच्छे ढंग में कर लिए, और कहीं भी कोई शिकवा शिकायत नहीं रहा कि जहां पे कोई विसंगति हो कि जो चीज न समझ में आए। यहाँ का बिल्कुल जो हमारा मेन भूमिका उद्देश्य था कि उठे हुए पानी का आयतन डाले गए वस्तु के आयतन के बराबर होगा, जिसे हम विज्ञान में आर्कमिडीज के सिद्धांत को भी जानते हैं, और वह सिद्धांत इसी क्रम का अनुपालन भी करता है। तो ध्यान देने की जरूरत है। हम जो भी चीजों को देखें तो उन्हें पूरे ढंग से समझने का प्रयास करें, और जब तक बातें नहीं समझ में आती हैं तब तक बहुत जटिल लगता है।
और बात यदि समझ में आती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, समाधान उनके समझ में आते हैं, तो बिल्कुल गुडविल में वो आसान होता है। तो सामने दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन, जैसा कि मैं एक घन का स्वरूप दे रहा हूं, घन का स्वरूप मैं दे रहा हूं कुछ इस प्रकार का, और ऐसे ही मेरे पास दो घन हैं, सेम 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 टू क्यूबिक। ओके, इनमें से प्रत्येक के आयतन को 64 cm क्यूब बताया गया है। दोनों का जो आयतन है एक्चुअली 64 cm क्यूब बताया गया है। तो यदि इनके फलक को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो वो घनाभ हो जाता है। तो उस घनाभ का पृष्ठ पूछा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात इनका सरफेस ही टास्क में रख दिया गया है कि सरफेस क्या होगा। तो एक्चुअली घन का जो आयतन होता है वो x क्यूब होता है, और आयतन को 64 अगर रखते हैं तो x क्यूब, जहां x की वैल्यू घनमूल में 64 4 सेंटीमीटर निश्चित रूप से दिखाई दिया जाने वाला है। 4 सेंटीमीटर हमारा भुजा होगा। तो जब हम इन्हें सटा देंगे तो सटाने पर एक्चुअली जो लंबाई होगी वो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, जबकि उसकी चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और ना ही उसके ऊंचाई पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। तो जब ऊंचाई और चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है तो प्रभाव है केवल लंबाई पे। तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई की जो बीमाएं हैं उनके वैल्यू को हमने पोस्ट कर लिया, और सरफेस का फार्मूला अप्लाई कराने के लिए 2LB प्लस BH प्लस HL को यूज किया। तो सिंपल बात है, यूज करने के लिए वैल्यू हम फिलअप कर लें। 8 × 4 4 × 4 एंड 4 × 8, सिंपल 2 in multiply result 32 and again 16 and again 32, that's all, and 2 multiply 32 and 32 is 64, 32 and 60, 32 is 64, 64 and 6 is 17 and 10 is 80. So all over 80 multiplied 2 is 160 cm स्क्वायर, और हमें अपने सरफेस का टास्क पूरा होता हुआ बड़ी आसानी से नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का भी समाधान आसानी से हो गया, जिसे आपने बिल्कुल सरलता पूर्वक देखा। आगे जो क्वेश्चन हमारे सामने आने जा रहा है उसका भी सामने रिपोर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, दी गई बारंबारता की साड़ी जिसमें मध्यिका को
बताया गया 28.5 और दिया गया एक टेबल जो दो भागों में बटा हुआ, एक वर्ग का काम कर रहा है, दूसरा फ्रीक्वेंसी बारंबारता का कार्य कर रहा है, जिनमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and again last 50 to 60, ऐसा कुछ, जिसमें फ्रीक्वेंसी को दी गई है 5, x, 20, 15, y एंड 5। ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने है और टास्क हमारा क्या है यहां, x वैल्यू क्वेश्चन मार्क एंड y वैल्यू क्वेश्चन मार्क, ये हमारा टास्क है। तो इसके लिए हमें एक टेबल लेना है, टेबल लेना है। इस टेबल में वर्ग के लिए कॉलम, फ्रीक्वेंसी के लिए कॉलम और तीसरी वो CF हो जाएगा, संचयी बारंबारता का कॉलम जो बनता है। तो ये वर्ग के लिए ले लिए, यहाँ बारंबारता के लिए ले लिए, और जबकि यहाँ संचयी बारंबारता का कॉलम हमें लेना है जो क्रॉस योग से बनता है। तो 0 to 10, 10 to 20 and 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, overall downside, इतना वर्क कर लेते हैं। एंड 5 and x and 20 and 15 and y and 5। तो गौर करेंगे, हमारा लक्ष्य यही है, दोनों की वैल्यू, इन्हीं दोनों के वैल्यू को हमें अब हमारा टास्क दिया गया है। तो संचयी बारंबारता के लिए ध्यान रखेंगे, 5 is a 5, again 5 include x, then 5 plus x and plus 20, so 25 plus x and plus 15, then 40 plus x and plus y, then 40 plus x plus y and include 5, 45, yes 45 x plus y, that's all। तो खास बात क्या है, हमको मीडियन दे दिया गया है, यही सबसे बड़ी खास बात है। यानी मध्यिका का मान हमें 28.5 दे दिया गया है और वो 28.5 कहां आएगा, 20 और 30 के बीच आता है। तो 20 और 30 के बीच में जो आ रहा है, तो यही घोषित किया जाएगा L1 और L2। इन्हीं के फ्रंट पर लिए जाएंगे स्मॉल f और
एक कदम ऊपर जो होता है वो कैपिटल सी बनता है। थर्ड लाइन जा रही है, थर्ड लाइन से एक कदम ऊपर कैपिटल सी बनता है। ऐसा निर्धारण करना आवश्यक है। तो आइए यन के वैल्यू को एक बार यन के वैल्यू को देख लेते हैं। तो यन की वैल्यू वही आएगी जो वहां लास्ट आया हुआ है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हमें करने की जरूरत है कि मीडियन एज L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल एफ इन ब्रैकेट n बाई 2 माइनस कैपिटल सी एंड m 28.5 L1 is 20 plus 30 minus 20 upon small f is 20 in bracket n by 2, but n is by question 60, n is 60, so 60 by 2 minus c is 5 plus x, 5 plus x, okay, and 28.5 is equal to 20 plus 10 upon 20 in bracket 30 minus 5 and minus x. 10 cancel out 2 times and transfer to 28.5 minus 20 is equal to 1 by 2 in bracket 25 minus x, and 8.5 multiply cross to 25 minus x, and this is 17 is equal to 25 minus x, and x is transferred to 17 and actually 8, x is 8, yes, बट n is 60 बताया गया है। तो ऐसे में 45 प्लस x प्लस y को n बताया गया था जो 60 होगा, तो x प्लस y हमें ट्रांसफर होगा, तो 60 माइनस 45 और x की वैल्यू 8 नियुक्त की जाएगी, तो आपको क्या दिखाई देगा, ओनली 15। सो फाइनली इम्प्लाई दैट y इज 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 और y इज 7। सो आसानी से हमें हमारा टास्क पूरा होता हुआ x का मान 8 तो y की वैल्यू 7 प्राप्त होती हुई, और इस सवाल का भी समाधान बड़े ही सरलता से आपके समक्ष रखा गया। तो बड़ी आसानी से इस सवाल का भी कार्यवाही पूरा हो चुका, जहां x का मान 8 आया और y का मान हमें 7 दिखता हुआ मिला। चलिए, अच्छी बात है, इस सवाल का भी समाधान हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है, मध्यिका के एक्सरसाइज का सवाल है और ये परीक्षा में अक्सर दीर्घोत्तरी वाले श्रेणी में पूछा जाता है, तो ध्यान रहे इस बात का।
यदि ऐसा क्वेश्चन या यही क्वेश्चन क्यों ना हो, यदि आ गया तो बड़े आसानी से आप कर ले जाओगे, बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे। ठीक है, सवाल हमें नोटिस कराया गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 विथ निगेटिव को हल कीजिए। पहली बात तो हल कीजिए, ऐसा कर दिया और फिर साथ में इसमें जोड़ दिया गया यम का वह मान ज्ञात कीजिए, यम का वह मान ज्ञात कीजिए जो y इज इक्वल टू mx प्लस 3 को संतुष्ट करता हो। इन्हें तो हमें हल करना है और हल करने के उपरांत उसी हल की सहायता से, उसी रिपोर्ट की सहायता से यम के मान को टास्क में दे दिया गया है। चले ठीक है, अच्छी बात। तो बड़ी आसानी और सुगमता पूर्वक मैं समझाते हुए बता रहा हूं कि मैं विलोपन विधि से इसको हल करने जा रहा हूं। विलोपन विधि से इसको हल करके x और y के मान को निकालेंगे। जैसा कि किसी एक पद को बराबर होना अनिवार्य होता है, तो यहां हम घटा लेते हैं। 2x प्लस 3y 11 given below and 2x minus 4y is equal to negative 24. Negative 24, 2x and 2x equal, so subscript and change negative, positive and positive. 2x cancel, 4y and 3y is 7y, 7y equal 35, so that your y is 5 because 7 cancel off 5 times and y is 5. Y value put up first equation, so 2x plus 3y is equal to 11, but y is received 5, so 2x plus 3 multiply 5 is equal to 11 and 2x is 11 minus 15 and 2x is with negative 4 and cancel off 2 times, so finally receive x is minus 2. Okay, x is minus 2 and y is 5, and fill up this relation and receive by m, so y is 5 and m unknown, multiply x is with negative 2 and plus 3, so 5 is equal to with negative 2m plus 3 and negative 2m is 5 minus 3 and 2m is minus 2, sorry, positive 2 and cancel off, finally m is minus 1. So here some equation given, then m is task, so m is minus 1, finally answer. तो इस प्रकार आज इन सवालों को समाधान करते हुए
कुछ लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन हैं जिन्हें हम समाधान करते हैं। 10 मिनट, हाँ, समाधान करते हैं और कहीं कोई भी शिकायत नहीं होगी कि वह आने में समस्यात्मक रूप में हो। तो क्वेश्चन 2 cos स्क्वायर 45 -1 is cos theta, and second question, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग बताया गया 365 है और बिंदु x, y बिंदु 3,6 व -3,4 से समदूरस्थ है तो x y में संबंध, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहां देखते हैं 2 cos स्क्वायर 45 -1 इक्वल टू cos थीटा इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड 2 cos स्क्वायर 45 -1 वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा -1 is cos 2 theta, we know that. So 2 cos square 45 -1 is equal to cos 2 theta and cos 2 multiply 45 is equal to cos theta by question. So cos 90 is cos theta and cos 90 theta is 90, cos theta is 90, so cos theta cos 90 थीटा वैल्यू 90 डिग्री, सिंपल, थीटा वैल्यू 90 डिग्री। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करना है तो हम क्रमागत जब भी मानते हैं तो x और x+1 लगातार। तो बाय क्वेश्चन x in whole square and again x+1 in whole square equal given below 365. So x square plus 1 plus 2x is equal to 365 and 2x square plus 2x and plus 1 minus 365 is equal to 0 and 2x square plus 2x minus 364 is equal to 0 and minimize by 2 and again by 2. So clearly receive x square plus only on x
only on x minus 162, cancel off one time, and again 8 time and 2 time. Confirm 2 1 time and 8 time and 2 time. And 182 factor, 2 cancel off 9 and 1 and 7 with 13, 13 is 1 and 13 and 14 is factor plus 14x minus 13x minus 182 is equal to 0 and x common, x plus 14 and minus 13 x minus and 14 equal to 0 and x plus 14 and again x minus 13 is 0, yet x plus 14 is 0, then x is negative 14, value invalid, and x minus 13 is 0, then x is 13 is valid value. So क्रमागत संख्याएं हमारी 13 व 13 प्लस 1 14 होंगी। इस प्रकार से 2 टास्क पूरे हुए और एक टास्क सामने दिया हुआ है। जैसा कि एक्स वाई बिंदु 3,6 और -3,4 समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है तो ऐसे में एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, ऐसा हमें पूरा करना है। तो समदूरस्थ का तात्पर्य, जैसा कि पॉइंट सपोज दैट इज एक्स वाई and point of A and point of B are equal by question 3,6 and -3,4. So use of rule distance D is equal to x1 minus x2 in whole square plus y1 minus y2 in whole square. Use of x1 minus x2 in whole square plus y1 minus y2 in whole square with root. So this is D1 and this is D2, or by question D1 is equal to D2. D1 is equal to D2. So x minus 3 in whole square, y minus 6 in whole square with root is equal to x plus 3 in whole square and y minus 4 in whole square with root, and वर्ग कर देने से कड़ी फ्री हो जाएगा। So without root x square plus 9 minus 6x and y square plus 36 minus 12y is equal to x square plus 9 plus 6x and y square plus 16 minus 8y, and here are x square y square, cancel of x square y square, and negative 6x and negative 12y
प्लस 45 इज इक्वल टू पॉजिटिव 6x निगेटिव 8y प्लस 25 and overall one side transfer, so 6x minus 8y plus 25 plus 6x plus 12y and minus 45 is equal to 0. 8y 6x 12x 12y 8y with negative positive 4y minus 20 is equal to 0 and minimize by 4 by 4 by 4 by 4 and 3x plus y minus 5 is 0. और यही हमारा x और y का निजी संबंध होगा जो एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा को प्रकट करता है। तो इस प्रकार आज का ये हमारा वीडियो क्लिप एक अच्छी तैयारी करने योग्य वीडियो अपेक्षा करके मैंने यही तैयार किया है। तो यदि वीडियो क्लिप पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।